Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. But dear students, बहुत important topic हाइड्रोकार्बन्स का UHS टॉपिक 2 जो कि हाइड्रोकार्बन से एसोसिएटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे रिलेटेड टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4 जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है. हम टेस्ट का आगाज करते हैं. तमाम कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रखिएगा जो लेक्चर में पढ़े थे. क्वेश्चन नंबर 51 है, पेपर में आपके सामने आप देख सकते हैं. द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस विद अल्केन्स फॉल्स इन द ऑर्डर ऑफ, वेल चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर है चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हमें एक चीज का पता है कि अल्केन्स के साथ सारी हैलोजेंस रिएक्शन करती हैं और फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और आयोडीन सबसे कम होती है. सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो मेरे सामने बड़ी क्लियर ऑप्शन है डेल्टा. वेल एमडी कैट स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक और बात आपको जो ट्रिक के तौर पे यूज हो सकती है शेयर करता चलूं. हमारे पास अगर वो कहता कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उस वक्त मुझे देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास हैलोजेंस जा रही हैं या डिक्रीजिंग में. मिसाल के तौर पे जो डेल्टा ऑप्शन आपके सामने है इसमें लीस्ट रिएक्टिव सबसे पहले लिखा गया है, सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, गॉट इट. और अगर फ्लोरीन पहले लिखा जाता, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन और एरोहेड डिफरेंट होता, तो वो मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर होता. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर की सेंस भी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर की सेंस भी होनी चाहिए. दिस इज एमडी कैट एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरी स्ट्रेटजी व्हिच कुड बी आस्क्ड. सो अभी डेल्टा ऑप्शन है, बड़ा सिंपल सा आंसर है, सुटेबल मोस्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, यहां पे हमने अपने नॉलेज को टेस्ट करना है और देखना है जो वो पूछना चाह रहा है. पहले वो स्टेटमेंट देता है हमें. स्टेटमेंट नंबर 1 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में, मार्कोवनिकोव रूल इज सम टाइम फ्रेज द रिचर गेट रिचर. बिल्कुल ठीक है, ये मैंने लेक्चर में भी बताया था, हम आम बात करते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव पार्ट यानी यूजुअली जो हाइड्रोजन होता है वो उसी कार्बन के पास जाता है जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो रिच बिकम रिचर लाइक दैट. तो इसे कह सकते हैं, सही कह रहे हैं. द नंबर 2 पे कहता है द सब्स्टिट्यूएंट्स इन आईपैक सिस्टम्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. बिल्कुल ठीक है, नोमेनक्लेचर में, सही कह रहे हैं. द मेन मोलेकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन अल्केन्स, अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नॉन पोलर. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे फ्रिट्ज लंडन ने डिस्कवर किया था. दे आर कॉल्ड एज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो कि वेंडरवाल फोर्सेस की एक टाइप है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. नंबर 4 में कहते हैं अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स. बिल्कुल ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लें या एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर लें 300 डिग्री सेल्सियस पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में. इस सारी स्टेटमेंट्स के बारे में पूछता क्या है, बताएं कि इनमें से करेक्ट कौन सी है. माय डियर स्टूडेंट्स, दे ऑल आर करेक्ट, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 दे ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. वेरी गुड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज यूज्ड. हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपको पता है प्लैटिनम एंड प्लाटियम रूम टेम्परेचर पे यूज होते हैं, निकल 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे. और अगर सबैटियर सैंडर्स रिएक्शन को याद करें तो रेनी निकल एट 100 डिग्री सेल्सियस 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाइड्रोजनेशन की बात की मैंने, तमाम कैटालिस्ट को रिवाइज कर दिया, ये भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में. क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो कहते हैं बताएं दिस इज यूज्ड, ऑप्शन में कहता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द वेजिटेबल घी. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑयल से. बीटा ऑप्शन में कहता है सिंथेटिक एज वेल एज द एनालिटिकल टूल फॉर द लेबोरेटरी ओनली. ओनली नहीं, ये अल्फा और बीटा दोनों काम सही हैं, इन दोनों कामों के लिए हम हाइड्रोजनेशन करते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, इट्स वेरी मच क्लियर एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, आई नो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ध्यान से लेक्चर को ध्यान में रखिएगा. टेस्ट 1 में जो हमने डिस्कशन की थी पहले, इससे पहले टेस्ट में, वो पॉइंट्स भी ध्यान में रखिएगा. और अब हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. सो ऑप्शन ए में अगर देखें तो नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4. वेल नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल नहीं है. बीटा में कहता है क्लोरीनेशन ऑफ द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3. once again this is electrophilic substitution, not free radical substitution. चार्ली में कहता है हाइड्रोजनेशन ऑफ द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. ये तो एडिशन हो रही है, नहीं ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है.
क्लोरीनेशन ऑफ द टोलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं टोलुइन यानी मीथाइल बेंजीन। मेरे वर्ड सुनिएगा, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। मीथाइल बेंजीन जब क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होमोलाइसिस करती है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। वो फ्री रेडिकल टोलुइन में जो मिथाइल ग्रुप लगा है उसके एक एच को रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट करता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड बनता है जी, और फिर दोबारा आके दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेंजल क्लोराइड बनता है, बेंजो। गॉट इट? हमारे पास यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जिसमें रिंग पे नहीं, मिथाइल चेन का जो हाइड्रोजन है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द फ्री रेडिकल, और ये हमारा आंसर है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। I justified, I explained, and all other mechanisms also. ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 55. Which of the following is not the use of methane? यूजेस आगे आपको मैंने कहा था लेक्चर में कि तमाम यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़िएगा, एमडी कैट में क्वेश्चंस आते हैं। मीथेन का यूज क्या नहीं है अभी देखते हैं। एल्फम एज अ फ्यूल, भाई ये तो फ्यूल के तौर पर कॉमन यूज होता है हाउस होल्ड में, किचन में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, गाड़ियों में। यस। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बन ब्लैक विच इज यूज्ड इन द पेंट सिंक्स, आप कार्बन ब्लैक जनरेट करते हैं, 2-3 तरीके हैं। आप डायरेक्ट सनलाइट ड्रॉप कर दें, आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन HCl बनेगा, कार्बन ब्लैक बन जाएगा, या आप लिमिटेड सप्लाई में बर्निंग करें, कार्बन ब्लैक बनेगा, और वो ये काम करता है, बिल्कुल यूज है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूरिया फर्टिलाइजर, बिल्कुल यूरिया की प्रिपरेशन में हम जानते हैं कि मीथेन को हम रिएक्ट करवाते हैं, उससे हम ऑनवर्ड अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स बना रहे होते हैं। यस, इसका यूज है। एज अ जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मीन बेहोशी की दवा, नहीं मीथेन नहीं है, वो तो हमने ईथीन का यूज पढ़ा था कि ईथीन इज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थीसिया। सो डेल्टा इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये मैंने सिलेक्ट करनी थी, ये मेरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56. बेंजीन डज नॉट अंडरगो, लेक्चर याद कीजिएगा, बेंजीन कौन से 2 तरह के रिएक्शन नहीं करता। बेंजीन एक, अभी मैं ऑप्शन आपको जस्टिफाई कर देता हूं, रिपीट करें, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं करता, और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करता। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल, वेरी गुड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। बेंजीन मेरे पास ये दोनों रिएक्शन नहीं करता, ना पॉलीमराइजेशन करता है ना एलिमिनेशन करता है, सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। Question number 57, dear students. Which of the following is not the correct name according to the IPAC system? जब बेंजीन का नोमेनक्लेचर ज़हन में रखिएगा, मैं रिवाइज करता हूं। आप लोगों को बेंजीन का नोमेनक्लेचर आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग में भी पढ़ाया था, डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी पढ़ा था। एग्जांपल्स जो मैं देख रहा हूं डाई सब्स्टिट्यूटेड है, सो उसके ऊपर फोकस करता हूं। एक प्रायोरिटी लिस्ट आप लोगों ने पढ़ी थी, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड देन साइनो ग्रुप, एंड देन एल्डिहाइड ग्रुप, एंड देन एसाइल ग्रुप, एंड देन OH, एंड देन NH2, एंड देन OR एंड R। ये जो लिस्ट मैंने लेक्चर में भी ब्रीफ किया था, ये रिएक्टिविटी की बेस पे बनाई जाती है। ये वर्ड भी MCQ है, रिएक्टिविटी की बेस पे बनाई जाती है। ओके, अब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो रिप्रेजेंट करेगा ना, सो नंबरिंग उससे स्टार्ट होगी। पहली बात तो ये। अब अगर मेरे पास एक ऐसे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं कि जो दोनों रिएक्टिविटी ऑर्डर में है, इस लिस्ट में है, तो मैं वहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में पहले आता है। एक बात, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग पर 2 ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं जिनमें से एक तो प्रायोरिटी लिस्ट में है, दूसरा नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैं नंबरिंग वहां से स्टार्ट करूंगा जो प्रायोरिटी लिस्ट में है। और अगर ये जो क्वेश्चन है, मेरे पास ऐसे 2 सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के साथ अटैच हैं जो दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, देन आई विल नेम देम फर्स्ट इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर। मैं उन दोनों ग्रुप्स को देखूंगा कि दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में है या नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो पहले मैं उनको अल्फाबेटिकली नेम करूंगा, फिर जो एंड में नाम आएगा वहां से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। जो रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ सब्स्टिट्यूएंट आएगा, दैट विल बी नंबर 1। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आंसर करता हूं। उसने कहा कि मैंने कुछ नाम दिए हैं, बताओ कि करेक्ट कौन सा नहीं है, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। डेल्टा में अगर मैं देखता हूं स्ट्रक्चर, नाइट्रो और ब्रोमो दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, सो मुझे नाम क्या करना चाहिए था, अल्फाबेटिकली ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ना, और फिर नाइट्रो को 1 पे करता तो ब्रोमो की 2 पोजीशन आती। गॉट इट? सो इसका जो असल नाम होना चाहिए था वो इसका नाम होना चाहिए था 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, दिस इज रॉन्ग नेम। बाकी ऑप्शंस में वो प्रायोरिटी लिस्ट का पैटर्न फॉलो है। क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। वेल डियर स्टूडेंट्स, ये वही रिएक्शन की रेपिटेशन है, इसको मैंने आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया, वॉच दिस। क्वेश्चन नंबर 58, उसने मुझे कैटेगरी बता दी, उसने मुझे रिएक्टेंट बता दिया और उसने मुझे रिएजेंट बता दिया।
किस कंडीशन में क्या होता है? हम जानते हैं concentrated H2SO4 is dehydrating agent. You know, dehydration is a chemical change जिसमें बॉन्ड्स को तोड़ के वाटर को निकाला जाता है। और आपको याद रखना चाहिए ड्राइंग भी कंसंट्रेटेड H2SO4 करता है, बट ड्राइंग इज अ फिजिकल चेंज। यहां पे मैं डिहाइड्रेशन की बात कर रहा हूं, बॉन्ड टूट रहे हैं, पानी का मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन हो रही है, निकल रहा है और साथ में इथीन बन रहा है। एक्स तो मेरे पास इथीन आ गया। अब उस इथीन में उसने कहा था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ब्रोमीन ऐड करें, हैलोजिनेशन करें। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में हैलोजिनोनियम आयन बनता है और दूसरे स्टेप में ट्रांस साइड से अटैक होता है और 1 2 जो भी एडजेसेंट विसिनल डाइहाइलाइड्स बनते हैं ना, डाइब्रोमाइड बन गया, ठीक है। लेकिन यहां पे मेरे वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांस साइड से अटैक होता है, प्रोडक्ट जो बनती है 1 2 डाइब्रोमो, जैसे मैं बताऊंगा अभी कि ईथेन बनता है, ये तो अल्केन है, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिस ट्रांस का कोई चक्कर नहीं है। सिस एंड ट्रांस के हवाले से कंफ्यूज नहीं होना इस प्रोडक्ट में, बस अटैक जो है वो ट्रांस साइड का ज़हन में रखना है। इंपॉर्टेंट बात थी, डिस्कस कर दी, रेलेवेंट थी। बहरहाल हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाती है जो कि आपके सामने 1 2 डाइब्रोमो ईथेन है, मैंने बता दिया। अब क्या होता है, वो कह रहा है कि इसका एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH क्या करता है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, अल्फा से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अब चूंकि विसिनल डाइब्रोमाइड है, मतलब लेट्स सपोज डाइहाइलाइड है ना, तो पहले एक स्टेप में एक KOH डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करेगा और दूसरे में 2 KOH यूज होंगे, अल्टीमेटली मेरे पास इथाइन बन जाएगा। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन इन फ्रंट ऑफ यू जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एक्स प्रोडक्ट इथीन है, Y1 2 ब्रोमो इथेन है एंड द थर्ड वन इज द इथाइन। ये आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। इन तमाम प्रैक्टिस के बाद हम आंसर को चूज करते हैं बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर अल्फा है, वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59, ब्रोमीन रिएक्ट विद इथीन टू फॉर्म 1 2 डाइब्रोमोमीथेन इथेन, यस ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन? अच्छा, कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन? इट हैज एन एक्टिव चार्ज, नहीं, इट्स अ फ्री रेडिकल, नहीं। अच्छा, सेकंड स्टेप में जब हैलोजिनोनियम आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर, जी, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन गिव पॉलीइथीन, हाँ हमने पढ़ा हुआ है। हाउ डज द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द पॉलीइथीन कंपेयर विद दैट इन द इथीन? एमडी कैट का बहुत खूबसूरत सवाल प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। इथीन है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रैंग है, डबल बॉन्ड है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, करीब है। जब पॉलीथीन बनता है तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ जाता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाती है। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा, लेंथ और स्ट्रेंथ, और उसकी बेसिस पे आंसर करते हैं हम। वो हमसे क्वेश्चन करता है द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, नहीं स्ट्रॉन्गर नहीं है, लॉन्गर है बट वीकर होता है, तो अल्फा तो नहीं है। बीटा में कहता है द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज लॉन्गर एंड वीकर, यस दिस इज माय आंसर इन पॉलीथीन। भाई डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड्स को तोड़ने पड़ेंगे, एनर्जी ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, वीकर है, सो लॉन्गर एंड वीकर, यस बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल इररेलेवेंट है और गलत हैं, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज द बीटा ऑप्शन व्हिच इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। Incomplete oxidation of methane occurs in a limited supply of oxygen, और ये ठीक है, and it results in the formation of the, अच्छा इनकम्प्लीट कंबस्टन जब भी होती है ना तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन ब्लैक बनता है। आपको पता है कि काला धुआं उड़ रहा होता है, हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डरलेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट या क्वाइट किलर है, कार्बन मोनोऑक्साइड 3 टाइम लाइटर देन एयर है। ये सारे एमसीक्यूज हैं। और जो ब्लैक कलर होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ अनबर्न्ट कार्बन, जैसे हम कार्बन ब्लैक कहते हैं। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने क्वेश्चन नंबर 61 का रिएक्शन भी लिख दिया है। ये मैंने 61 में लिखा है कि मेरे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में किसी को बर्न करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। यहां पे एमडी कैट का एक और क्वेश्चन आएगा कि जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस नॉट प्रोड्यूस्ड? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नॉट प्रोड्यूस्ड, याद रखना है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक, और साथ में ऑफ कोर्स गैसियस फॉर्म में वाटर बनता है। सो दैट्स द डिस्क्रिप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल।
मैं डियर स्टूडेंट जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो भी नोट डाउन करते जाया करें, वो पेपर के क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, याद रखा करें। क्वेश्चन नंबर 62 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ द बेंजीन इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद द हाइड्रोजन गैस, अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200। हाँ ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बनती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम रिएक्शंस पढ़ के आए हुए हैं। बीटा में कहता है ब्रोमिनेशन ऑफ द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल्स बनेंगे और हैलोजिनेशन जो रिंग की होती है वो एडिशन होगी। अगर आप रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं हैलोजेंस की, तो हम जानते हैं ना FeCl3 FeBr3 यूज करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारे पास विगोरेंट फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि ऐड इन हो जाते हैं और हमारे पास वो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल सही, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये सिंपल नरेशंस हैं उन रिएक्शंस की जो आपने बड़ी डिटेल में पढ़े हैं, रिएक्शंस में सामने आता है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑप्टिमम कंडीशंस इन ऑर्डर टू गेट द गुड क्वालिटी ऑफ द polythene as a result of the polymerization of ethene। well my dear students, उसने टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, फिर उसने मेरे पास 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। सुनो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये तीनों मिलके एक कैटालिस्ट हैं, ये तीनों मिलके पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है। एंड नंबर 4 स्टेटमेंट, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने इसका नाम दिया जो कि ए लेवल्स में है, वॉच दिस। 63 में ये जो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, ये दो साइंटिस्ट थे जिगलर एंड नाटा, उनके नाम के ऊपर बनाया गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये वो कंडीशन है जिसकी प्रेजेंस में बेस्ट प्रोडक्शन होती है पॉलीइथीन की। सो ये मैंने डिस्क्राइब किया आपके सामने, आपको इसका पता होना चाहिए। वॉच दिस। बहरहाल उसने अगर ऑप्शंस दिए हैं, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग मोड, अगर एमडी कैट के स्टूडेंट्स को इस इंफॉर्मेशन का पता है जो मैंने बताई है कि पहले 3 स्टेप एक जैसे हैं एंड नंबर 4 अकेला ऑपरेट करता है जी, पॉइंट समझिएगा। पॉइंट इज दिस कि अगर मेरे पास ऑप्शंस में उसने अलहदा से नंबर 4 स्टेटमेंट लिखी नहीं है, देन व्हाट आई शैल डू, फिर मैं काम करूंगा, सुटेबल मोस्ट आंसर वो होगा जिसमें ये चारों स्टेटमेंट्स आएंगी जैसे कि इस क्वेश्चन में। समझ आया? सो यहां पे फिर मैं डेल्टा ऑप्शन को चूज कर रहा हूं। लेट्स इमेजिन अगर यहां पे मैंने कोई एक ऑप्शन ऐसी दी होती है एमडी कैट में जिसमें सिर्फ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिसमें सिर्फ नंबर 4 स्टेटमेंट होती, तो मेरा आंसर वो होता। गॉट इट? क्योंकि आपकी एफएससी की बुक की लाइन है, द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन यू आर गोइंग टू react the ethene to get the polyethene in the presence of triethyl aluminium and titanium tetrachloride। नाम नहीं है एफएससी में, नाम मैंने बता दिया है, ये लेवल्स में है, तो आप एमडी कैट में जा रहे हैं, आपको दोनों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, when purely alcoholic solution of the sodium and potassium hydroxide alcoholic base क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड है ना, हैलोजन एल्केन्स आर ट्रीटेड, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन होती है, अल्कीन बनती है, ठीक कह रहा है। व्हाट वी कॉल दिस रिएक्शन? अच्छा, मैकेनिज्म्स दे दिए, वी कॉल इट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, क्योंकि अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलता है, बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन होता है। एक और एमडी कैट का रिलेटेड क्वेश्चन सुन ले, खैर ये तो सिंपल सा आंसर है ना, इसकी ऑप्शन अल्फा है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बट लिसन, एक और बात, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में तभी होगी जब आपके पास जो भी हैलोजन हैलाइड है, जो भी मतलब अल्काइल हैलाइड है, उसमें बीटा हाइड्रोजन होगा। अगर बीटा हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। लास्ट टेस्ट में मैंने इसको डिस्कस भी किया था। सो बहरहाल यहां पे सिंपल आंसर है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बेंजीन। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द बेंजीन। वेरी सिंपल, चार्ली ऑप्शन आपके सामने है माय डियर स्टूडेंट्स। विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स विद लीस्ट रिएक्टिव, वो बता भी रहे आगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काज ऑफ देयर लीस्ट रिएक्टिविटी, उनकी लीस्ट रिएक्टिविटी की कुछ काजेस हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमें पता है, वो कहता है वो बताओ कि जो नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर। इन सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड, यस ये रीजन है, इसी वजह से वो रिएक्शन नहीं करता। द इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस इज लेस देन 0.5, यानी कि नॉन पोलर है, बिल्कुल ये रीजन है, ये दोनों रीजन हैं। दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, वेल माय डियर स्टूडेंट्स, जब नॉन पोलर हैं, को बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, तो ना न्यूक्लियोफाइल ना इलेक्ट्रोफाइल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इररेलेवेंट है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, विच इज अ रॉन्ग, विच इज नॉट द रीजन फॉर द लीस्ट रिएक्टिविटी ऑफ द अल्केन्स। गॉट इट?
I am putting my energy in these words for you people so that you can understand the tricks of the MDCAT questions. Got it? Next question है question number 67. During nitration of the benzene, the active nitrating agent is. अच्छा, nitration of the benzene अपने ज़हन में रखिएगा. आप जानते हैं H2SO4, HNO3 इन दोनों की प्रेजेंस में नाइट्रोनियम आयन बनता है 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे. कॉमन क्वेश्चन है हमारे पास. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म्स में हमने बेंजीन के रिएक्शन पढ़ा हुआ है. कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? NO2+. मैंने नाम भी बोल दिया, नाइट्रोनियम आयन. सो वो पूछना चाह रहा है. सो उसको आइडेंटिफाई करें तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स. रिलेटेड एमसीक्यू में MDCAT का शेयर कर रहा हूं. हमारे पास आमतौर पर आप लोगों को पता है कि आपकी बुक में जो दिया गया है वो तमाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यूजुअली पॉजिटिवली चार्ज है सिवाय सल्फर ट्राइऑक्साइड के. सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3 वो न्यूट्रल होता है. तो यहां से वो चीज भी ध्यान में रखें, याद रखें, पूछा जा सकता है. इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल था, दैट इज बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 68 है, पेपर आपके सामने है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिंग सब्सटेंस? हम जानते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन्स होती हैं. क्यों होती हैं? हम जानते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मोर एक्सपोज्ड होता है, ठीक है, और उस पे अटैक आसानी से हो जाता है. हालांकि अल्कीन्स में अनसैचुरेशन अल्काइंस की निस्बत कम होती है, बट दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म शो करती हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपोज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जल्दी हो जाते हैं. ठीक है, सो अल्कीन्स में इथीन की एग्जांपल है. बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 69 है. इन बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, ठीक है, मेकिंग इट वेरी स्टेबल. जितने ज्यादा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी. और रेजोनेंस का दूसरा नाम मीजोमेरिज्म भी होता है. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को मीजोमेरिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए. अब सवाल की तरफ आते हैं. रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है जी? आप सबको कॉमनली पता है. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड एक माइनर सा ट्रिक उसको रिमूव करने के लिए आपको जस्टिफाई करता हूं. क्वेश्चन नंबर 69 ऑन द व्हाइट बोर्ड देखें. क्वेश्चन नंबर 69. अब 150.5 किलो जूल्स पर मोल तो 99.9% बच्चों को पता होता है, बट अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाए कि प्लस 150.5 या माइनस 150.5 तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं. उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि दिस इज MDCAT, वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट आवर आंसर्स. ये देखें, रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल में से एस्टिमेटेड हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को माइनस करना होता है. हमारे पास एक्चुअल आती है -208 किलो जूल्स, और उसमें से जब मैं माइनस करूंगा एस्टिमेटेड -358.5 को तो मेरे पास प्लस में आंसर आएगा. सो मुझे इस चीज का ख्याल रखना है कि मेरे पास जो आंसर है वो किस में आ रहा है. सो आई हैव टू चूज द आंसर दैट इज प्लस 150.5 किलो जूल्स पर मोल. बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है. ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 70 डियर स्टूडेंट्स. The introduction of the formyl group in the benzene is called. आपने पढ़ा था ना फील्ड ऑफ एसाइलेशन. एसाइल ग्रुप, उसमें फॉर्माइल ग्रुप भी हो सकता है. फॉर्मल्डिहाइड से जो आता है, तो ये फॉर्माइल ग्रुप बना हुआ है. अब जानते हैं इट्स अ कॉमन नेम, सिंपल फॉर्माइलेशन. इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉर्माइल ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्माइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस. वेरी सिंपल. बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 71. Which of the following reaction will yield 2-bromopropane? माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन की जस्टिफिकेशन में मार्कोवनिकोव रूल की रिवीजन करते हैं. सो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 71. इसमें आप देखें कि मैंने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से रिएक्शन करवाया है. व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज गोइंग टू रिएक्ट विद एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, देन मार्कोवनिकोव्स रूल विल ऑपरेट. दिस रूल स्टेट्स दैट the positive part will go to the carbon containing more hydrogen, negative part go to the carbon containing less hydrogen. वो डबली बॉन्डेड कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास पॉजिटिव पार्ट जाएगा, डेफिनेटली हाइड्रोजन जाएगा, और ब्रोमीन उसके बाद जाएगा. यूं मेरे पास 2-ब्रोमोप्रोपेन बन जाती है. इसको रिच बिकम रिचर वाला कॉन्सेप्ट भी वो रिवाइज हो गया कहते हैं. सो वॉच ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 71 में आपके पास मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दी, एक्सप्लेनेशन भी दे दी है. सो ऑप्शंस में चूज करूंगा मैं. अच्छा, तमाम रिएक्शंस की प्रैक्टिस की जाती है. डेल्टा ऑप्शन इज योर आंसर. आपके पास लिमिटेड टाइम में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं विद इन सेकंड्स आप इनके
जो अल्टीमेट लॉजिकल आंसर है उनको डिराइव करें और फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है. ठीक है, सो डू इट. क्वेश्चन नंबर 72, पेपर आपके सामने है. Which of the following is the resonance hybrid structure of the benzene? याद आया, हम नॉर्मली हम जानते हैं हमारे पास टिक्यूल स्ट्रक्चर है, डिवॉर्स स्ट्रक्चर्स हैं, 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, लेकिन उन 5 में से कोई एक भी स्ट्रक्चर कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता बेंजीन के स्ट्रक्चर को. हमारे पास कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन होती है, शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव कर रही होती है, तो उसके लिए फिर हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यूज करते हैं. और वो कौन सा है? बड़ा सिंपल, आप जानते हैं, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. Very simple. Question number 73. AlCl3 catalyze certain reactions by forming carbonyl. ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की बात कर रहा है. AlCl3 लिविस एसिड है. क्या होता है लिविस एसिड? वो मॉलिक्यूल विच हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर, वो यूनिट जिसमें इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता. हम जानते हैं एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में ग्रुप 3A से बिलोंग करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 क्लोरीन आगे, तो चलो पार्शली आयोनिक बॉन्ड होता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ योर एमडी कैट, AlCl3 में आयोनिक बॉन्ड नहीं होता, पार्शली आयोनिक बॉन्ड होता है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है, बॉन्ड्स बने होते हैं, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता. अब इस ऑक्टेट की फुलफिलिंग इट हैज ऑलवेज द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, और उस टेक्निक को यूज करते हुए ये हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो. ठीक है, ये मैंने पूरी केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर दी है. अब आप देखें वो क्वेश्चन क्या कर रहा है. अच्छा, उसने स्टेटमेंट भी दे दी, कहते हैं दिस कैन अकर बिकॉज AlCl3 इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल. अच्छा, इसको छोड़ दें, ये आंसर नहीं है, रीजन नहीं है. AlCl3 एग्जिस्ट इन द डायमेरिक फॉर्म, नहीं, ये तो नहीं. चार्ली इज माय आंसर कि हमारे पास एल्युमिनियम एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता. इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई इट इज फंक्शनिंग एज दिस रिएजेंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल. आप देख सकते हैं कि पेपर में पूरी डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने प्लेस कर दी गई है. क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल अल्कीन? खूबसूरत सवाल. माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने आपके लिए 5 नए एमडी कैट के एमसीक्यूज ऐड किए हैं, जिनकी क्लैरिटी एफएससी में भी है, डिस्क्रिप्शन है, और ए लेवल्स में भी है. वॉच ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था कि हमारे पास कौन सी स्टेबल है, कौन सी रिएक्टिव है, कुछ भी पूछ ले, इन पॉइंट्स को देखें. मैंने ट्रांस अल्कीन्स और सिस अल्कीन्स की बात कर दी है. हम जानते हैं ना कि अल्कीन्स में ही ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होता है, ना अल्केन में ना अल्काइन में. गॉट इट. और वो अल्कीन्स जिनमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच और सिर्फ वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करती हैं, जिसे हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं. बहरहाल जी, ठीक है, सिस ट्रांसफॉर्म्स आ गई. अब काम की बात जो कि रेलेवेंट है, वॉच दिस. ट्रांस अल्कीन सिमेट्रिकल होती हैं, मेमोराइज कर लीजिएगा. सिमेट्री होती है ना क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस होता है मैस का. ऑपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के ग्रुप. नॉन पोलर होते हैं, नेट इफेक्ट 0 होता है, डायपोल मोमेंट का कैंसिल आउट कर देते हैं. यस. इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पे. ट्रांसफॉर्म में पैकिंग क्लोज एंड गुड होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है. लेकिन नॉन पोलर होने की वजह से, नो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. वेरी गुड. ये सारे एमसीक्यूज हैं, ध्यान में रखिएगा. मोर स्टेबल होती हैं, ये रेलेवेंट क्वेश्चन आ गया. स्टेबल, सारी बात है, नॉन पोलर है, स्टेबल होंगी, रिएक्टिविटी कम होगी. गॉट इट. लेस रिएक्टिव, वो दोनों चीजें लिख दी हैं. कंपैटिबल, मैंने सिस अल्कीन्स की भी बात कर दी है, अनसिमेट्रिकल है, इसके कंपैटिबल. पोलर होती हैं. मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि इसमें आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड पे होते हैं ना, तो वो पैक होने में प्रॉब्लम करते हैं, इनकी पैकिंग लूज होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसकी बात कर रहा हूं. और चूंकि इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, पोलर होती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव. सो ये तमाम डाटा आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया. वर्थ इंपॉर्टेंट डाटा फॉर यू. बहरहाल अभी हम एमसीक्यूज के आंसर की तरफ आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 74 में उसने पूछा था कि स्टेबल अल्कीन कौन सी है, तो लेस रिएक्टिव है, ट्रांस अल्कीन. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 75. Benzene is an extraordinarily stable molecule. ठीक है. This stability is due to the extensive delocalization of the pi electronic cloud. जी हम जानते हैं. Which of the following methods, techniques does not explain the stability of the benzene? Does not explain. अच्छा, अल्फा में कहता है रेजोनेंस मेथड. एक्सप्लेन करता है भाई, हम तो रेजोनेंस मेथड से निकालते हैं इसकी स्टेबिलिटी.
एटॉमिक ऑर्बिटल्स ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन में डीलोकलाइजेशन के बारे में बताती है, बिल्कुल हमें पता लग जाता है। ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज टोटली इररिलेवेंट थिंग, ये तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को डील करती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। सो चार्ली इज माय आंसर, वेरी सिंपल। रेजोनेंस एनर्जी हम कैलकुलेट करके हैं, अभी कैलकुलेट भी करके आए हैं, प्लस 150.5 किलोजूल्स पर मोल। सो चार्ली ऑप्शन इज अ इररिलेवेंट थिंग, जो कि मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपेगेशन स्टेप इन द रिएक्शन बिटवीन। मैंने आपको स्टूडेंट्स लेक्चर में भी बताया था, प्रीवियस टेस्ट में भी बताया था कि इनिशिएशन स्टेप वो होता है जिसमें प्रोडक्ट साइड में हमारे पास जो कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स काइंड ऑफ थिंग हो, ठीक है ना, दोनों फ्री रेडिकल्स हों, और अगर दो फ्री रेडिकल रिएक्टेंट साइड में हो तो टर्मिनेशन होता है, और दरमियान में जो प्रोसीजर हो दैट इज, और उसमें भी वही प्रोसीजर जो हमारे सिलेबस में रिएक्शंस दिए गए हैं, वो ऐसा नहीं कि कोई इररिलेवेंट मैच बना दें, तो उसको प्रोपेगेशन कहते हैं। इस चीज के मुताबिक उसने कुछ इक्वेशंस दी हैं जिनको मैं आंसर कह रहा हूँ। अल्फा तो भाई इनिशिएशन आ गया, बीटा में भी वो केमिस्ट्री इन्वॉल्व इररिलेवेंट आ गई ना, HCl तो रिएक्शन नहीं करता। चार्ली इज माय आंसर, दिस इज प्रोपेगेशन, और बीटा और जो डेल्टा है वो तो इररिलेवेंट है, अल्फा इनिशिएशन है। चार्ली इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। A hydrocarbon which is liquid at room temperature and decolorized bromine in the presence of, मैंने आपको एक टेबल लेक्चर में भी बताया था और प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। मैंने कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर ज़हन में रखें तो हमें पता होना चाहिए कि अल्केन्स में C1 से C4 तक गैसेस होती हैं, C5 से C17 तक अल्केन्स में लिक्विड होता है और आगे सॉलिड, ठीक है। अल्कीन्स में C2 से C4 तक गैसेस होती हैं, C5 से C15 तक लिक्विड होते हैं और आगे सॉलिड होते हैं। इस तरह अल्काइन्स में C12 तक जाते हैं और उसके बाद आगे सॉलिड होते हैं। ये चीज़ें आपको पता है। अब उसने मुझे कहा कि भाई एक हमारे पास लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पे है और वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज भी करता है, मतलब अल्कीन या अल्काइन होगा। अच्छा, अल्फा ऑप्शन देखते हैं तो सर ये मेरे पास इथाइन है, अनसैचुरेशन तो है लेकिन गैस है, लिक्विड नहीं है। बीटा इथीन है, सेम कॉन्सेप्ट, गैस है, लिक्विड नहीं है। C7H16 हेप्टेन है, अल्केन है, लिक्विड है लेकिन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, सैचुरेटेड है। वेरी सिंपल। डीकीन, डेल्टा इज माय आंसर। C10H20 लिक्विड भी है, अनसैचुरेटेड भी है, ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज भी करेगा। नाउ यू आर गेटिंग द आइडिया कि एमडी कैट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। द मैटर इज दैट यू जस्ट हैव टू थिंक एंड यू पुट अ काइंड ऑफ अ मेंटल जॉगिंग ओवर द क्वेश्चंस फॉर अ मिनट, फॉर फ्यू सेकंड्स। गॉट इट? बड़ी आसान चीजें हैं, बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है अगर आप थोड़ा सा फोकस करें। डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं और कहता है बताओ जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। हम जानते हैं ना एल्कीन्स और अल्काइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। अच्छा, जो नहीं है, पहले में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, अल्कीन में ऐड हो रहा है, दूसरे में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जो तीसरा रिएक्शन है ये भी अल्कीन में वाटर ऐड हो रहा है। भाई कोई भी चीज ऐड हो रही है ना अल्कीन में, अल्कीन्स में या अल्काइंस में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। डेल्टा इज माय आंसर। ये आगे पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड और कीटोन्स में। हम जानते हैं कार्बोनाइल कार्बन है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और एशियन विलियम लेपवर्ट्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम इस मैकेनिज्म को डिस्कवर किया था, और ये मैकेनिज्म डेल्टा ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये मेरा आंसर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 79, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन hypochlorous acid is treated with the 2-methyl-1-butene। well my dear students, ये बहुत खूबसूरत सवाल है, इसमें मार्कोव-निकोव रूल लगेगा, आप लगाएंगे लेकिन आपको एक कंफ्यूजन आएगी कि हाइपोहेलस एसिड में कौन सा यूनिट नेगेटिव है, कौन सा यूनिट पॉजिटिव है। इसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने रिएक्शन आपके सामने लिखा है, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, आपको सारी डिस्क्रिप्शन का पता है। Unsymmetrical alkene is going to react with an unsymmetrical reagent, Markov-Nikov rule अप्लाई होगा। अभी रिवाइज किया, आपको पता है, सारा पता है, बट कंफ्यूजन कहां पे आ सकती थी, यहां पे, वो मैंने दूर कर दी है। हाइपोहेलस एसिड्स में जैसे हाइपोक्लोरस एसिड की बात की गई है, मेरे पास जो पार्शियल पॉजिटिव यूनिट है वो हैलोजन है और हाइड्रोक्सल OH नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव यूनिट है। ये ज़हन में रखिएगा, ये याद रखिएगा। O पे नेगेटिव चार्ज है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे यू कैन सिंपली जस्टिफाई द पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन कंटेनिंग, द पॉजिटिव पार्ट गो टू दैट कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट टू द कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन। तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल
2-butanol है। वेरी सिंपल। सो ऑप्शंस में अगर देखता हूं 79 में, तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आपको बताया था, आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था कि मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेनिंग, पहली बात दे आर मेटा डायरेक्टर्स, दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आई एम रिवाइजिंग रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है और उसके साथ वीक एटम्स अटैच हैं, तो वो उनके इलेक्ट्रॉन स्नैच करके रिंग को देता है। वो रिंग एक्टिवेटर होता है, जैसे OH हो गया, जैसे NH2 हो गया। गॉट इट। अगर मेरे पास कोई ऐसा यूनिट रिंग के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि खुद तो वीक है लेकिन उसके साथ आगे स्ट्रॉन्ग एटम्स अटैच हैं, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन छीनेंगे और वो कार्बन या कोई भी यूनिट फर्दर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा। और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टर्स। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस मैं रिवाइज कर रहा हूं हैलोजेंस का। हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बट ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्लियर है? ये सारी केमिस्ट्री रिवाइज की। अब देखें, मेरा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो अल्फा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, बीटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, डेल्टा इज माय आंसर। ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ना, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन स्नैच अप कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, वो मेटा डायरेक्टर ग्रुप है ये। ठीक है, ये आने वाले सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पे डायरेक्ट करेगा। डेल्टा ऑप्शन, कीप इन माइंड द केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 81, बहुत खूबसूरत सवाल है। अगर आपको रिएक्शंस के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस आपका स्ट्रांग है, देन यू विल बी एबल टू डू दैट। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है बोथ मीथेन एंड ईथेन कैन बी प्रिपेयर्ड इन वन स्टेप। मैंने प्रिपेयर किए हैं, सी ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने बोर्ड पे है। एक स्टेप में हमने मीथेन भी बनानी है, उसके गिवन रिएक्टेंट, उसने मुझे मिथाइल ब्रोमाइड दिया था। वो कहता है कोई ऐसा रिएक्शन करो कि एक ही स्टेप में इस मिथाइल ब्रोमाइड से मीथेन भी बन जाए और इथेन भी बन जाए। यू आर वेरी मच फेमिलियर। हाइड्रोजिनोलिसिस करते हैं प्लैटिनम चारकोल की प्रेजेंस में, मोलेकुलर हाइड्रोजन में बॉन्ड क्लीवेज होती है, हाइड्रोजिनोलिसिस होता है। एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से मिलकर H बन जाता है, दूसरा मीथेन को मतलब मिथाइल को मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। एक ही स्टेप में मीथेन बन गए। दूसरा पॉपुलर रिएक्शन, सोडियम मेटल यूज करें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अल्काइल हैलाइड में वुड्स रिएक्शन होता है, सिमेट्रिकल हायर एल्केन्स बन जाती हैं। रिएक्शन आपके सामने है, इथेन बन गया। और एक और बात रेलेवेंट याद कर लें, दिस इज बीइंग स्पेसिफाइड इन ए लेवल्स और एफएससी में डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं बोल रहा हूं एमडी कैट में दोनों चीजें आती हैं। अगर मैं सोडियम की जगह जिंक लगा दूं ना, सेम रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड की जगह जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, लेकिन उस रिएक्शन का नाम फ्रैंकलैंड सिंथेसिस होगी। ठीक है, अल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से रिएक्शन करे तो वुड्स रिएक्शन। ठीक है, और अगर हमारे पास जिंक यूज हो तो क्या यूज होता है, उसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। वन मोर थिंग, अगर आपके पास एराइल हैलाइड यानी एरोमेटिक रिंग के साथ हाइड्रोजन लगाओ जैसे क्लोरोबेंजीन, तो वो सेम रिएक्शन करें। अगर दोनों मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के होते और सोडियम मेटल होती तो इसको कहते हैं फिटिग रिएक्शन। और अगर एक अल्काइल हैलाइड होता और दूसरा एराइल हैलाइड होता, सोडियम मेटल होती, तो वो आप एफएससी की किताब में देख सकते हैं, उसको बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिग भी बोलते हैं। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 का आंसर था चार्ली ऑप्शन, जो मैंने बना के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 82 है एडिशन ऑफ द हैलोजन टू एल्कीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, वॉच ऑन द बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 82 की डिस्क्रिप्शन इसलिए जरूरी है कि पहले भी एक दफा क्वेश्चन आया इसमें और आपको इसके स्टेप्स का पता। 2 स्टेप्स हैं, वो 2 स्टेप्स में मजीद मैं डिस्क्रिप्शन करता हूं। सिंपल जी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, हमारे पास हैलोजन आयोडीन रिएक्शन नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कीन्स में आयोडीन ऐड इस तरह नहीं किया जा सकता, उसका प्रोसीजर और है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। एक बात। नंबर 2 नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नंबर 3 हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रिएक्शन होता है, पहले स्टेप में हैलोजिनोनियम आयन बनता है, ब्रोमोनियम आयन ब्रोमीन पे यानी हैलोजन पे पॉजिटिव होता है, साथ में ब्रोमाइड। तीसरी बात, सेकेंड स्टेप में, थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट है, सेकेंड स्टेप में
जो नेगेटिव ब्रोमाइड यूनिट है, ये जो नेगेटिव हैलाइड पार्टनर बचा है वो ट्रांस साइड से अटैक करेगा, ट्रांस साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे ट्रांस केमिस्ट्री इन्वॉल्व इस तरह ही है कि बस अटैक हो रहा है। प्रोडक्ट में तो सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रोडक्ट में कोई सिस ट्रांस का सिनेरियो नहीं होगा। मर्जी आपकी ब्रोमीन ऊपर लगा दें, अगले ही लम्हे वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल होती है। ये अल्केन है, सैचुरेटेड है, मतलब ऐसा अल्काइल हैलाइड है ना जो विसिनल डाइहाइलाइड है, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। लिहाजा यहाँ पे सिस ट्रांस की केमिस्ट्री सिर्फ इस लेवल तक आती है कि ट्रांस साइड से अटैक हुआ। ये भी मैंने इसलिए बोला कि एफएससी की बुक में एक लाइन लिखी जाती है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस बात के ऊपर, इसको क्लियर कर दिया। सो ये मेरे पास 2 स्टेप थे जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए, और आंसर तो बड़ा सिंपल है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर 3,5 यानी मेटा डायरेक्टर, अभी बात हुई थी, देख लेते हैं। 1 में अब नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग है, वो रिंग के साथ अटैच है, इसके साथ वीक हाइड्रोजन है, ये उनसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, रिंग को देगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो नंबर 1 तो नहीं है। नंबर 2 हम जानते हैं कार्बन अटैच, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगी, कार्बन रिंग से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा, डीएक्टिवेशन होगी, मेटा डायरेक्टर है। तो नंबर 2 तो मेरे पास मेटा डायरेक्टर है, बाकी भी देखता हूं। नंबर 3 भी मेरे पास सेम पॉइंट, मेटा डायरेक्टर है। और नंबर 4 अल्काइल चेन, मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा था आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है कि भाई अल्काइल चेन में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है, कोई लॉन पेयर नहीं है कार्बन के पास, फर्दर कार्बन और हाइड्रोजन में कोई सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी इतना नहीं है, तो फिर भी अल्काइल चेन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होती है। क्यों? ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, जिसे हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। इस वजह से अल्काइल चेन रिंग एक्टिवेटर है, और जो रिंग एक्टिवेटर है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सिर्फ जो मेटा डायरेक्टर ग्रुप का जो आता है ना पेयर, दैट इज बीटा ऑप्शन। नंबर 2 मेटा डायरेक्टर है और नंबर 3 मेटा डायरेक्टर है, बाकी कोई भी नहीं है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इन द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन द इंटरमीडिएट फॉर्म, अभी करके आए हैं, अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ब्रोमीनियम आयन बनेगा। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, अभी पढ़ के आए हैं, वेरी सिंपल। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। अच्छा देख लेते हैं। डज नॉट बायस टेस्ट करता है भाई, बायस टेस्ट में जो 1% dilute अल्कलाइन के अमीनो 4 सॉल्यूशन है डीकलराइज हो जाता है अगर इथीन से रिएक्शन करेगा। अगर इथीन गैस को बबल आउट करेंगे तो डीकलराइज कर देगा, अल्केन नहीं करेगा। फर्क हम कर सकते हैं, उसने कहा ना कर सके। बीटा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, आपने पढ़ा था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये जो आपने अल्काइंस के रिएक्शंस पढ़े थे ना, आपकी बुक में लिखा हुआ है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के सिनेरियो में पढ़े थे, तो टर्मिनल अल्काइंस, एसिडिक अल्काइंस ये रिएक्शन करती हैं, ना अल्कीन करती हैं ना अल्केन करते हैं, तो ये तो नहीं यूज हो सकता। बाकी भी देख लेते हैं। चार्ली बिल्कुल अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, अल्केन से नहीं करेगा, डिस्टिंग्विश कर देगा। डेल्टा भी सेम सिनेरियो है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय आंसर इज द बीटा। दिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन बिकॉज नीदर इज गोइंग टू रिएक्ट विद अल्कीन नॉर विद द अल्केन. So, beta option. That was all about the today's test. I hope कि in the test discussion you have clarified your major concepts और इंशाल्लाह आप बेहतरीन तैयारी करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।